If you're not paying for the product, you are the product. How does WhatsApp make money? एक सिंपल सा सवाल जिसने मुझे उस गहरे खोज में जाने में मजबूर कर दिया जो मेरे समझ के परे था, जिसने हम में से हर किसी को अफेक्ट किया है। इस बात का मतलब समझने के लिए हमें अपने पास्ट में जाना होगा। ये है साल 2009। आईफोन आए अभी कुछ ही साल हुए हैं और दुनिया भर के लोग इस नए कॉन्सेप्ट के स्मार्टफोन एप्स पर पकड़ बना रहे हैं। फेसबुक भी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और ब्रायन एक्टर नाम के आदमी ने वहां जॉब अप्लाई किया है, पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। पर उसका कहना है कि वो अपनी लाइफ में आने वाले अगले एडवेंचर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और वो एडवेंचर कुछ ही महीनों बाद आया जब ब्रायन और उसके फ्रेंड जॉन कूम को एक स्मार्टफोन ऐप का आइडिया आया जो था WhatsApp। इनिशियली इसे लोगों के स्टेटस अपडेट के लिए बनाया गया था, बट जैसे ही उन्होंने प्राइवेट मैसेजिंग को इंट्रोड्यूस किया, इस ऐप ने पॉपुलैरिटी बहुत जल्दी गेन कर ली। क्योंकि उस टाइम पर ट्रेडिशनल टेक्सटिंग यानी SMS काफी महंगे होते थे, जबकि WhatsApp ग्लोबल इंस्टेंट मैसेजिंग ऑफर करता था, वो भी कंप्लीटली फ्री। नाउ फ्री एप्लीकेशंस नॉर्मली इन तीन में से कोई एक तरीके से पैसे कमाते हैं: एडवर्टाइजिंग, इन ऐप परचेजेस, सेलिंग योर डेटा। पर WhatsApp फाउंडर्स को एड्स पसंद नहीं थे। उन्होंने एक्चुअली याहू के जॉब से रिजाइन दिया था बिकॉज उनके बीच डिसएग्रीमेंट हो गया था एड्स को लेकर। उन्होंने ऑफिशियल WhatsApp ब्लॉग में एड्स ना पसंद करने के रीजन को भी पोस्ट किया था, सो एड्स कोई ऑप्शन नहीं था। पर वो ऐप के फीचर्स को यूज करने के लिए लोगों से पैसे नहीं लेना चाहते थे। इस ऐप को लॉन्च करने के पीछे का रीजन यही था कि ये एक ग्रेट प्रोडक्ट बिल्ड करें जिसे लोग एक्चुअली यूज करना चाहें। उनकी प्रायोरिटी थी कि वो एक बेहतर प्रोडक्ट ही बनाएं। और क्योंकि WhatsApp के दोनों फाउंडर्स को प्राइवेसी पसंद थी, इसलिए थर्ड ऑप्शन तो किसी काम का था ही नहीं। सो कुछ वक्त के लिए वो बिना रेवेन्यू के ही काम कर रहे थे। वो याहू में काम कर रहे उनके फ्रेंड्स के पैसों पर सीड फंडिंग मेथड से कॉस्ट को मिनिमम रखकर काम कर रहे थे। पैसे बचाने के लिए उन्होंने आइकिया के सस्ते टेबल्स पर काम किया और गर्माहट के लिए ब्लैंकेट पहने। अगर आप स्टीरियोटिपिकल सिलिकॉन वैली स्टार्टअप्स को देखें जो बहुत जल्दी ग्रो करके $1 मिलियन बना लेते हैं, WhatsApp बिल्कुल अपोजिट था। बट क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने ऐप डाउनलोड किए और नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया जैसे पिक्चर मैसेजेस, WhatsApp को अब पैसों की जरूरत थी जिससे वो सर्वर्स और बड़ी टीम बनाने में इन्वेस्ट कर सके। WhatsApp ने $1 फी इंट्रोड्यूस किया। कुछ कंट्रीज में लोगों को ऐप डाउनलोड करने के लिए $1 देने होते थे, वहीं कुछ में 1 साल फ्री यूज करके नेक्स्ट ईयर से $1 पे करना पड़ता था। द इंटरेस्टिंग थिंग इज, किसी को फोर्सफुली $1 देने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। अगर किसी ने एंड में रिन्यूअल के लिए $1 पे नहीं किया, फिर भी WhatsApp आपको ऐप फ्री में यूज करने देता था। वो फी कम, डोनेशन जैसा ज्यादा था। क्रेजी पार्ट इज, ये अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था। उन्होंने यूजर के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज किए काम किया और ज्यादातर यूजर्स ने फी पे किया, जिससे WhatsApp कुछ वक्त के लिए स्मूथली वर्क कर रहा था। आफ्टर ऑल $1 वो भी इतने कन्वीनियंट ऐप के लिए वॉज वर्थ इट, क्योंकि उन्हें अलग से ये सब करने की जरूरत नहीं थी। ऑफ कोर्स $1 WhatsApp के लिए थोड़े बहुत पैसे बना दे रहा था, पर इट वॉज मेनली जस्ट कवरिंग देयर कॉस्ट्स। उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा था इतने छोटे अमाउंट से। पर स्ट्रेंजली दैट डिडंट मैटर। टेक कंपनीज की अपनी एक अलग दुनिया होती है जहां पर आप बहुत वैल्यूएबल हो सकते हो, फिर चाहे आप प्रॉफिटेबल ना भी हो, चाहे आपके पास पैसे बनाने के प्लान्स ही ना हो। अगर आपके पास यूजर्स हैं तो इन्वेस्टर्स उसे पोटेंशियल की तरह देखते हैं।
शुरू में व्हाट्सएप फाउंडर्स को नए इन्वेस्टर्स से मिलने में हेजिटेशन होती थी। उन्हें लगता था कि इन्वेस्टर्स उन पे ज्यादा चार्जेस और ऐप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहेंगे। बट जल्दी ही व्हाट्सएप तेजी से ग्रो करने लगा, जिससे इन्वेस्टमेंट कंपनी जैसे सिक्योया कैपिटल उन्हें $1 मिलियन ऑफर करने लगे और उनके किसी भी टर्म्स पर एग्री करने के लिए राजी हो गए। व्हिच मींस इन्वेस्टर्स ऐप में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना ही उसमें एड्स डालने कहेंगे और व्हाट्सएप को इससे बहुत सारा फायदा होगा। और यही वो स्ट्रैटेजी थी जिसको व्हाट्सएप यूज कर रहा था टू गेट इन्वेस्टमेंट्स। वो यूजर से पैसे मांगने के बजाय यूजर बढ़ाने में प्लान करने लगे और ऐप को बेस्ट बनाने में लगे हुए थे। सिंपली ज्यादा यूजर्स और ज्यादा इन्वेस्टर्स एंड द साइकिल रिपीटेड। सीरियसली उनका ये प्लान हर किसी के लिए अच्छा काम किया। आप जानते हैं कि व्हाट्सएप ऐसा ऐप है जो नेटवर्क इफेक्ट से काम करता है। इसका मतलब जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही बेहतर सारी यूजर्स के लिए ये होगा। दिस मीन्स दे कैन मैसेज मोर पीपल। सो इंस्टेड ऑफ कैश, एड्स या पेड फीचर्स, व्हाट्सएप बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है, क्योंकि जब इसके बारे में अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को यूजर्स बताएंगे तो इस ऐप का यूजर काउंट बढ़ता रहेगा और ऐसे ही और ज्यादा इन्वेस्टर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो और ज्यादा पैसे लगाएंगे यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए। पर हाँ, इस स्ट्रैटेजी में एक प्रॉब्लम है। आप इन्वेस्टर्स पर हमेशा डिपेंडेंट नहीं रह सकते। एक पॉइंट पर वो जरूर देखना चाहेंगे कि कंपनी के पास कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है, या फिर ना चाहते हुए भी आपको उस ऐप को बड़े अमाउंट में सेल करना पड़ सकता है। उस टाइम पर काफी लोग इस सेल से कंफ्यूज्ड हो गए थे और बहुत सारे लोग पेड अमाउंट को लेकर सरप्राइज थे। इनफैक्ट एक डेटा के अकॉर्डिंग फेसबुक एक्विजिशन के 9 महीने पहले व्हाट्सएप ने $1.2 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया और ऐसे ही उसे बहुत बड़ा लॉस भी हुआ। फेसबुक ने इसे $19 बिलियन में क्यों खरीदा होगा? आपको याद होगा उन्होंने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीदा था। इसे कंपेयर किया जाए तो ये इतना पैसा है कि इससे 20 मार्स मिशन फंड हो जाए या फिर 13 बुर्ज खलीफा बन जाए। इसके बदले फेसबुक ने एक मैसेजिंग ऐप खरीदा जो फेसबुक मैसेंजर से ही सिमिलर था, जो उससे कम रेवेन्यू जनरेट कर रहा था और हर साल लॉस भी जनरेट कर रहा था। पर क्यों? Facebook's next trick is to turn WhatsApp into a real business. The messaging service makes practically no money now, but Mark Zuckerberg has plans to change that. Then there's the strategic value and what we can do together. And I actually just think that by itself it's worth more than $19 billion. I mean, it's hard to exactly make that case today because they have so little revenue compared to that number. But I mean, the reality is there are very few services that reach 1 billion people in the world. They're all incredibly valuable, much more valuable than that. अब जकरबर्ग की बातें जो फेसबुक और व्हाट्सएप के सिनर्जीज के बारे में है, कई लोगों को जगा दिया है। आफ्टर ऑल, फेसबुक होल बिजनेस मॉडल इज कलेक्टिंग योर डेटा और उसे यूज करके आपको हर मौके पर पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाना है। हर मौके पर लगभग ये वही सब बातें हैं जिसके अगेंस्ट में व्हाट्सएप काम करता था। और प्राइवेसी की बात करें तो फेसबुक का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है, जैसे हमने कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल में देखा, जहां मिलियंस ऑफ फेसबुक यूजर्स का डेटा उनके कंसेंट के बिना उनके अगेंस्ट यूज किया गया। इतना ही नहीं, फेसबुक के अर्ली डेज में एक प्राइवेट लीक्ड मैसेज से पता चला कि जकरबर्ग ने अपने फ्रेंड को एलिजेडली हार्वर्ड से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ने पर प्रोवाइड करने की बात की। उन्होंने कहा उनके पास 4000 मेल्स, पिक्चर्स और एड्रेसेस है। जब उनके दोस्त ने पूछा कैसे, जकरबर्ग ने कहा लोगों ने सबमिट कर दिया, पता नहीं क्यों, पर दे ट्रस्ट मी। उस टाइम से ही फेसबुक कई सारे न्यूमेरस स्कैंडल्स में इन्वॉल्व रहा, जैसे प्राइवेसी, सिक्योरिटी और डेटा लॉस, और वो हमेशा ऐसे ही खत्म हुए। And it was my mistake. It sounds like we made a mistake there. In retrospect, it was a mistake. We have made a lot of mistakes in running the company. It was my mistake. I apologize for that, and I'm sorry. And I'm sorry. And I'm really sorry that this happened. और उसके बाद सब कुछ फिर नॉर्मल हो गया। However, ज़करबर्ग ने व्हाट्सएप के फाउंडर से प्रॉमिस किया
कि वो अपने आप को फेसबुक से अलग इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं और उन पर किसी भी तरह का मोनेटाइजेशन प्रेशर नहीं होगा। तो बुरा क्या हो सकता था? – 2016 के एक ब्लॉग पोस्ट में व्हाट्सएप ने अनाउंस किया वो कोई फी चार्ज नहीं करेंगे। मतलब वो $1 फी जिसे अच्छे तरीके से एनफोर्स नहीं किया गया था, खत्म कर दिया गया। ये सुनने में तो काफी अच्छा था। शायद फेसबुक को सिर्फ दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट करने से मतलब था और वो व्हाट्सएप के होने वाले लॉस से खुश थे। शायद इसे मोनेटाइज करने का उनका मन नहीं था। पर जब हम सपनों से निकलकर रियलिटी में आए तो ट्रुथ कुछ और ही निकल आता है। आखिर फेसबुक व्हाट्सएप को क्यों खरीदा था और वो इसे कैसे मोनेटाइज करेंगे? फर्स्टली, Facebook was buying users and data. एक सोर्स के अकॉर्डिंग Facebook सर्वेलेंस बिजनेस भी है। इनफैक्ट हिस्ट्री के सबसे बड़े सर्वेलेंस बेस्ड एंटरप्राइज में यही है। जितना ज्यादा यूजर डेटा Facebook का होगा वो उतना ही पावरफुल बनता जाएगा। और WhatsApp ने बिहेवियरल डेटा, कॉन्टैक्ट लिस्ट्स और एंडलेस पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। कुछ लोगों ने कहा कि WhatsApp मिसिंग लिंक था Facebook का, क्योंकि उसके फोन नंबर एक्सेस से अब फेसबुक यूजर्स के ऑफलाइन और ऑनलाइन वर्ल्ड्स को जोड़ा जा सकता था। और व्हाट्सएप के पास 1 बिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं और स्टिल उसके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है। इनफैक्ट ये कंट्रीज को डेवलप होने में हेल्प कर सकता है, जबकि फेसबुक का मैसेंजर सर्विस उतना पॉपुलर नहीं है। और इसी रीजन से फेसबुक ने व्हाट्सएप के $1 फी को बंद कर दिया, क्योंकि ऐसा करने पर फेसबुक पर नए यूजर्स आएंगे जो कि पर यूजर $1 फी से कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल था। उनके लिए आपका डेटा $1 पर ईयर से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल था, बिकॉज जितना ज्यादा आपका डेटा पॉइंट्स उनके पास होगा वो उसे दूसरे सोर्सेस के साथ कंबाइन करके बहुत क्लियर प्रोफाइल बना सकते हैं कि एग्जैक्टली आप कौन हैं, और उनका सामान बेचना और आसान हो जाएगा। उन्होंने $1 फी को बंद करके वो बैरियर हटा दिया जिससे लोग उसे और ज्यादा यूज कर पाएं, और ऐसे इसे एक्सपैंड होना उतना ही इजी होगा कि पूरी दुनिया इनके सर्विसेज यूज कर पाए और हर तरफ से कनेक्टेड हो। हाउएवर, फेसबुक के व्हाट्सएप खरीदने का दूसरा रीजन कंपटीशन खत्म करना था। जकरबर्ग को जब पता चला कि व्हाट्सएप के फाउंडर्स को गूगल के माउंटेन व्यू हेडक्वार्टर में इनवाइट किया गया, उसने उसी वक्त फाउंडर्स को ऑफर दिया जिसे वो मना नहीं कर पाए, सो दैट फेसबुक कंपीटिटर इसे ना खरीदे। ये फेसबुक की आदत है जिससे वो सारे अटेंशन पर कंट्रोल रख सकता है। Facebook is a case study, in my opinion, in monopoly power because your company harvests and monetizes our data, and then your company uses that data to spy on competitors and to copy, acquire, and kill rivals. You've used Facebook's power to threaten smaller competitors and to ensure that you always get your way. These tactics reinforce Facebook's dominance, which you then use in increasingly destructive ways. So Facebook's very model makes it impossible for new companies to flourish separately, and that harms our democracy. So, जब तक हम WhatsApp का रेवेन्यू डेटा पब्लिकली नहीं देख लेते, ये मान लेना सही होगा कि अब WhatsApp कोई प्रॉफिट नहीं बनाता है, या उसने कभी बनाया ही नहीं। पर क्योंकि Facebook इसका ओनर है, उन्हें इसे डायरेक्टली मोनेटाइज करने की कोई जल्दी नहीं। अब उनके लिए यही मैटर करता है कि यूजर्स और इनके डेटा की ओनरशिप बनी रहे। एज एक सोर्स के अकॉर्डिंग फेसबुक अब बिलियंस ऑफ यूजर्स तक पहुंच सकता है, और इतने बड़े मार्केट के साथ वो पैसे कमाने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेगा। बट जरा तो रुकिए, आपको ये नहीं लगता कि ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग है? मार्क ने स्पेसिफिकली कहा था कि व्हाट्सएप इंडिपेंडेंटली काम करेगा और फेसबुक के साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। सो चिंता की कोई बात नहीं है, राइट? राइट। तो 2017 में व्हाट्सएप के फाउंडर ब्रायन ने जकरबर्ग के साथ व्हाट्सएप मोनेटाइजेशन पर कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण व्हाट्सएप यूजर डेटा को फेसबुक के साथ शेयर करना पड़ रहा था, और जाते जाते उन्हें लगभग $850 मिलियन का नुकसान हुआ इन्वेस्टेड स्टॉक ऑप्शन में। पर अब जो भी हो रहा था वो उसका हिस्सा नहीं थे। 1 साल बाद ही ब्रायन ने फेसबुक के इस काम के अगेंस्ट आवाज उठाई
उन्होंने ट्वीट भी किया, इट्स टाइम, डिलीट फेसबुक। इसके बाद उन्होंने $50 मिलियन डालकर शुरुआत की सिग्नल की, एक राइवल मैसेजिंग ऐप जिसके फीचर्स व्हाट्सएप जैसे ही थे, पर ये एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन था और इसकी प्रायोरिटी सिक्योरिटी और प्राइवेसी थी। एसेंशियली वो व्हाट्सएप को ही रिक्रिएट करना चाहते थे उसके प्योर और आइडियलाइज्ड फॉर्म में, पहले की तरह। पर अगर आप गौर करें तो ब्रायन के लिए ये टर्निंग पॉइंट होने वाला था। फर्स्टली उन्होंने फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई किया पर रिजेक्ट हो गए। सो उन्होंने अपना ऐप बनाया जो था व्हाट्सएप। सालों बाद फेसबुक ने इसे $19 बिलियन में खरीद लिया और उन्हें फेसबुक में एम्प्लॉय बन के रहने को कहा गया, जिसके बाद उन्हें फेसबुक के साथ भारी नुकसान हुआ और क्विट कर दिया। फाइनली उन्होंने व्हाट्सएप से मिले कुछ पैसे नए ऐप में लगाए जो था फेसबुक और व्हाट्सएप का राइवल। I am the David going against the Goliath that I created. I want to build a delightful product that protects people's privacy. अब एग्जैक्टली वो पॉइंट कैसे आया जहां पर ब्रायन खुशी से $850 मिलियन से हट गए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फेसबुक से दूर जा सके? बात बिगड़नी तब शुरू हुई जब मई 2017 को यूरोपियन कमीशन ने फेसबुक पर 110 मिलियन यूरोस का फाइन किया व्हाट्सएप टेकओवर के वक्त मिसलीड करने के लिए। फेसबुक ने फॉल्सली क्लेम किया था कि टेक्निकली फेसबुक पर यूजर्स डेटा को व्हाट्सएप के साथ ऑटोमेटिकली कंबाइन करना इम्पॉसिबल है। However, बाद में पता चला कि ऐसा होना सिर्फ पॉसिबल ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप फेसबुक के साथ कई सालों से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। इसमें फोन नंबर, व्हाट्सएप डेटा शामिल था जिससे फेसबुक एड्स के लिए यूज कर रहा था। ब्रायन ने बताया कि उन्हें बाद में पता चला कि फेसबुक ने शुरू से ही प्लान किया था कि जहां वो लोगों के व्हाट्सएप नंबर को फेसबुक या मैसेंजर अकाउंट से मैच कर सके ताकि उन्हें और पर्सनलाइज्ड एड्स दिखा सकें। कुछ टाइम बाद व्हाट्सएप के दूसरे फाउंडर जैन कूम ने भी क्विट कर दिया जब ये बात सामने आई कि फेसबुक एग्जीक्यूटिव्स व्हाट्सएप के एन्क्रिप्शन को वीक बनाना चाहते थे जिससे उन्हें पैसे बनाने में आसानी हो। बट प्रॉब्लम तो तब होने लगी जब कुछ लोगों ने ये मान लिया कि व्हाट्सएप एन्क्रिप्शन ऑलरेडी उतना सिक्योर नहीं था जितना उसे होना चाहिए था। Now, Facebook, according to all these articles, is looking at putting an on-device AI algorithm into WhatsApp to scan and moderate content for the entire platform. If this is implemented, and we're going to get to that because I think it's already there, the app itself would automatically scan messages prior to them being encrypted and sent. Something that they are basically saying is encrypted and secure, and it's not. Do not assume that WhatsApp is secure. They hear the word encryption and then assume that it is safe. This is an amazing ploy of disinformation. Recent years में ब्रायन एक्टन ने ये स्टेटमेंट दिया कि मैंने अपने यूजर की प्राइवेसी को बेचा है, मैंने कुछ चॉइस और कॉम्प्रोमाइज भी की है और मुझे इस बात का अफसोस है। और जाहिर है वो अकेले फेसबुक के फॉर्मर एम्प्लॉय नहीं हैं जो कंपनी के अगेंस्ट में आवाज उठाते हैं। फॉर्मर हेड ऑफ ग्रोथ चमथ ने एक बार कहा था कि We have created tools that are ripping apart the social fabric of how society works. मुड़कर देखने पर फेसबुक का व्हाट्सएप को ओन करना ऑब्वियसली एक क्लैश का कारण बनने वाला था। फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग नेटवर्क था और व्हाट्सएप को एड से नफरत थी। फेसबुक का बिजनेस इस बात पे बना था कि वो अपने यूजर्स के बारे में कितना जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ व्हाट्सएप के फाउंडर्स प्रो प्राइवेसी एक्टिविस्ट थे। सो ये कहा जा सकता है कि डीप डाउन व्हाट्सएप फाउंडर को पता था कि एक बार उन्होंने व्हाट्सएप फेसबुक को बेच दिया तो सब खत्म हो जाएगा। पर एक बार खुद को उनकी जगह रख कर देखो, अगर तुम्हें एक ऐप जो प्रॉफिटेबल भी नहीं है उसके लिए $19 बिलियन मिले तो तुम उसे मना कर दोगे? तो चलिए उसी सवाल पर फिर से आते हैं। हाउ डज व्हाट्सएप मेक मनी? हम जानते हैं कि अर्ली डेज में उन्होंने $1 फी में काम किया, फिर जब बिजनेस बढ़ा तो उन्हें इन्वेस्टर्स से पैसे मिलने लगे और इवेंचुअली फेसबुक से बड़ा पेमेंट मिला। बट बिकॉज ऑफ फेसबुक इस ऐप को ओन करता है, अब वो पैसे कैसे बनाएंगे?
क्या सिर्फ डेटा कलेक्ट करके, उसे फेसबुक और अफिलिएटेड बिजनेस को शेयर करके हमें सामान बेचकर? वेल, नहीं। एक तरीका जिसे वो व्हाट्सएप को मोनेटाइज कर सकते हैं वो है व्हाट्सएप बिजनेस। एक ऐसा सर्विस जो बिजनेसेस को कस्टमर के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करेगी। बहुत सी बड़ी टेक कंपनीज जैसे नेटफ्लिक्स, उबर ऑलरेडी ये सर्विस यूज करती हैं। व्हाट्सएप चार्ज करता है बिजनेसेस को अगर वो 24 घंटे के अंदर रिप्लाई नहीं करें, एसेंशियली चार्जिंग फॉर लेट रिप्लाईज। हालांकि ये सर्विस नई है और ऐसी सर्विस पहले नहीं आई है। मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप को जल्दी प्रॉफिटेबल बनाने में ये काफी नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली अब जब $1 फी बंद हो चुका है, वो सारी चीजें जिसे व्हाट्सएप एक्चुअली अवॉइड कर रहा था अब होने लगी हैं। व्हाट्सएप के स्पोक्स पर्सन ने ऑलरेडी कंफर्म कर लिया है कि वो स्टेटस सेक्शन में एड्स इंट्रोड्यूस करके मोनेटाइज करने का प्लान कर रहे हैं। शायद उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि उन्हें व्हाट्सएप के ब्लॉग से व्हाई डोंट वी सेल एड्स पोस्ट को हटाना चाहिए, जबकि हमें ये देखने को मिल रहा है कि व्हाट्सएप में ज्यादातर मोनेटाइजेशन डायरेक्टली अंदर से होते हैं। व्हाट्सएप से फेसबुक की बिगेस्ट वैल्यू हमेशा डेटा ही रहेगी एंड डीपर इंटीग्रेशन बिटवीन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड सो ऑन। 2021 के शुरुआत में इस वजह से व्हाट्सएप को काफी नेगेटिव हेडलाइंस का सामना करना पड़ा। एसेंशियली एप्पल के न्यू डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के कारण व्हाट्सएप को यूजर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उनके कौन से डेटा पॉइंट्स को बिजनेस के साथ शेयर किया जाएगा और कौन से थर्ड पार्टी को यूज कर रहे हैं। फॉर व्हाट्सएप दे इंक्लूडेड थिंग्स लाइक phone number, profile picture, name, status, login activity, contact list, purchases, financial information, phone information, mobile company, IP address, location, etc. Initially WhatsApp ने इन चीजों को 8 Feb तक एक्सेप्ट करने को कहा या फिर ऐप को यूज ना करने के लिए फोर्स किया। बट जब उन्हें कंप्लेंट्स मिलने लगी तब उन्होंने इसे 15 मई तक पोस्टपोन कर दिया। उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए, बस डेट पोस्टपोन कर दे जिससे वो बैकलैश को बंद कर सके। वर्स्ट पार्ट इज इस अपडेट में उन्होंने अपने प्राइवेसी पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं किए। अपेरेंटली ये व्हाट्सएप का क्लैरिफिकेशन था जिसमें उन्होंने नए रूल्स की वजह से सालों से हो रहे काम के बारे में अब पब्लिकली अनाउंस करना पड़ा। ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि अगर इतना ही प्राइवेसी कंसर्न है तो लोग अब भी व्हाट्सएप पर ट्रस्ट क्यों करते हैं। जब यह क्वेश्चन रेडिट पर पूछा गया तो सिंपल आंसर मिला, दे डोंट। पर मोस्टली लोग प्राइवेसी के बारे में ज्यादा केयर नहीं करते। ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए ये मैटर करता है, इसीलिए जब व्हाट्सएप पर ट्रस्ट करने के लिए पूछा गया तो टॉप कमेंट्स यही थे, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उन पर भरोसा नहीं करता। सबसे ज्यादा पॉपुलर पोस्ट में व्हाट्सएप ना यूज करने का स्पेसिफिक रीजन मेनली फेसबुक के साथ डेटा शेयरिंग करना था। बट अगेन नेटवर्क इफेक्ट यहाँ अप्लाई करता है। दूसरे ऐप्स के लिए compete करना भी मुश्किल था, क्योंकि अगर आप सिग्नल जैसे ऐप में स्विच करते भी हैं तो बिना फ्रेंड्स या फैमिली के इसे यूज नहीं कर पाएंगे। एक यूजर ने समराइज किया, जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया तब भी मेरे सर्कल में सभी इसका इस्तेमाल करते थे, इवन फॉर वर्क स्टफ। ये लोगों के लाइफ में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है कि आपको आपकी प्राइवेसी और अपने लोगों के साथ कनेक्ट रहने के लिए भी इसको चुनना पड़ता है। और हाँ, ये सब के बावजूद अब बारी है एक मेजर प्लॉट ट्विस्ट की। ये वीडियो व्हाट्सएप और फेसबुक पर अटैक जैसा लग सकता है, बट ऑनेस्टली ऐसी बात नहीं है। द ट्रूथ इज, इस तरह की डेटा कलेक्शन कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं बल्कि फेयरली स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जिसे बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, जबकि फेसबुक को पर्टिकुलरली इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है। इट्स वेरी हिपोक्रिटिकल ऑफ मी टू प्रीच अबाउट प्राइवेसी, जबकि ये वीडियो भी एडवर्टाइजमेंट से ही फंडेड है। एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसा नहीं लगता कि कंपनीज का डेटा कलेक्ट करना ताकि आपको टारगेटेड एड्स दिखा सके कुछ बुरा है, अगर वो इसके बारे में ट्रांसपेरेंट है। अगर गूगल जैसी कंपनीज ऐसा ना करें तो यूट्यूब पर ऐसे फ्री कंटेंट का होना शायद पॉसिबल ना हो। अगर फेसबुक जैसी कंपनीज ऐसा ना करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फ्री एक्सेस मिलना शायद पॉसिबल ही ना हो। द रियलिटी इज
व्हाट्सएप इज अ ग्रेट सर्विस और ये जेन्युइनली वर्ल्ड को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। ये वीडियो जरा डार्क टोन जैसा फील हो। अगर आप सच में अपने प्राइवेसी, फुल ट्रांसपेरेंसी और फेसबुक के बढ़ते पावर्स को लेकर कंसर्न्ड हैं, तब हो सकता है आपको ये टोन सही लगे। बट हो सकता है बहुत लोगों को ये वीडियो ओवर ड्रामेटिक लगे। बिकॉज मोस्ट बिजनेसेस एंड ऐप डेटा को कलेक्ट, शेयर और ऑफन सेल करते हैं। आपके लोकल स्टोर का लॉयल्टी कार्ड भी ट्रैक करता है कि आप क्या और कब खरीद रहे हैं। कुकीज आपके हर वेबसाइट विजिट का ट्रैक रखती है। इसके कंपैरिजन में व्हाट्सएप जो डेटा कलेक्ट करता है वो इतना बुरा नहीं है। यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि हम जैसे बहुत लोग डिसाइड कर लिए हैं कि हम अपनी कोई भी लगभग सारी इंफॉर्मेशन देने को तैयार हैं ऐसी चीजों के लिए जो फ्री हो। We have to think really carefully about what it is that we're giving up when we're surrendering our privacy by agreeing that anyone who has the technical capacity to can track whatever you do on the internet, combine that with any other data sources that they can acquire about you. Let's be clear, जहां तक मैं जानता हूं व्हाट्सएप आपके मैसेजेस नहीं पढ़ता, जबकि इसके लिए सिक्योरिटी कंसर्न है। ऑफिशियली ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिसमें यह पाया गया हो कि मैसेजेस को स्कैन किया जा रहा हो। ये देखने के बाद क्या आप व्हाट्सएप रिमूव कर देंगे? वेल, इट डिपेंड्स। काफी लोगों ने दूसरे मैसेंजर ऐप में स्विच कर लिया है, बट आपको सावधान रहने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, टेलीग्राम में न्यू यूजर में बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है, और अगर देखा जाए तो ये स्टिल कम सिक्योर है क्योंकि इसमें व्हाट्सएप की तरह एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मैसेजेस नहीं होते। इनफैक्ट रिसेंटली 2 ऐप्स पर सोशल मीडिया में जमकर कॉन्फ्लिक्ट हुई जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अगर आप सच में सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए चिंता कर रहे हैं, फेसबुक के पास डेटा होने पे चिंता कर रहे हैं, तो ब्रायन एक्टन का न्यू ऐप सिग्नल आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट है और इससे अभी बने बिलियनियर का सपोर्ट है। वो किसी तरह के मोनेटाइजेशन के लिए प्रेशर नहीं बनाते जैसा दूसरे कमर्शियल चैट ऐप करते हैं, और इसे एडवर्ड स्नोडन यूज करते हैं और एलन मस्क ने भी इसका सपोर्ट किया है। क्रूशियली, सिग्नल एक ओपन सोर्स ऐप है, उन ऐप से बिल्कुल अलग जिसके बारे में आप एग्जैक्टली श्योर नहीं हो सकते कि ये काम कैसे करते हैं। We're not here to destroy WhatsApp tomorrow. We're here to help people understand that there's alternatives. Okay. And that if your privacy matters to you and it's important to you, that you should seek alternatives. However, अगर आप ऑलरेडी फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर को यूज कर रहे हैं, तो आपको पता है कि वो ऑपरेट कैसे होता है, तो व्हाट्सएप यूज करना ज्यादा सेंस बनाता है, स्पेशली जब आपके सारे फ्रेंड्स और फैमिली यूज कर रहे हो। ये सिंपली बहुत कन्वीनियंट और बहुत लोगों के लिए दैट्स अ ट्रेड ऑफ वर्थ मेकिंग। अगर फेसबुक उन डेटा के दम पर आपको टेलर्ड एड्स दिखा रहा है तो ज्यादा बुरा भी नहीं है। अल्टीमेटली ये चॉइस आपकी है, बट आई थिंक इन जनरल सारे वेबसाइट्स और ऐप के साथ ज्यादा अवेयर रहना होगा कि वो क्या शेयर कर रहे हैं और वो कैसे यूज हो रहा है। ये इम्पोर्टेंट है, एस्पेशली तब जब हमारी लाइफ मोस्टली जुड़ी हुई है टेक्नोलॉजी से, क्योंकि इसमें पर्सनली कुछ गलत नहीं है। मैं इस वीडियो को उसी मैसेज के साथ खत्म करूंगा जिसके साथ शुरू किया। अगर आप प्रोडक्ट के लिए पे नहीं कर रहे, तब आप खुद प्रोडक्ट हैं। अब अच्छी खबर ये कि इस चैनल पर इसी तरह की कई सारी मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिसे आप फ्री में देख सकते हैं। सो बस यहाँ क्लिक करके अगला एपिसोड स्टार्ट करें। मुझे लगता है आपको ये पसंद आएगा। मैं आपसे वहां मिलूंगा। चीयर्स।